नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री और आप देख रहे मेरा अपना YouTube चैनल धर्म संदेश। मेरे YouTube चैनल में, मेरे फेसबुक में और मेरे व्हाट्सएप में तरह तरह के सवाल करते, नाड़ी परीक्षण से रिलेटेड, एपिलेप्सी डिजीज से रिलेटेड या दूसरे अदर जो मेरे बहुत सारे वीडियोज़ है उन वीडियो से रिलेटेड बहुत सारे सवाल देते करते, फ़ोन भी करते। मैं कभी उठा पाता, कभी नहीं उठाता, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव रहता है। आपको पता है कि आजकल का जो समय है कैसा है, तो समय ना होने की वजह से मैं आपका जवाब दे नहीं पाता। तो मुझे लगा कि चलो कुछ वीडियो बना करके मैं आपके सवालों का जवाब दे दूं, ताकि आपके एक सवाल और उसके जवाब मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी को उसका जवाब, क्योंकि एक को दूंगा तो क्या मज़ा आएगा, सबको जरा खुले कैमरे से बता दूं। तो 3 सवाल है जिसके जवाब मैं आज दूंगा। सबसे पहला सवाल ये है कि अगर हमारे सिर में दर्द होती है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कफ या पित्त या वायु किस दोष के वजह से सिर में वेदना है, ताकि हमें दवाई लेने में आसानी हो। सिर दर्द गर्मियों में बहुत होती है, मंद धातु, मंद शुक्र की वजह से भी होता है। शरीर में तेज छीण हो जाए, कमजोरी हो जाए तो भी सिर में दर्द होती है। पेट के यानी कि आपके स्टमक के प्रॉब्लम की वजह से, छोटी बड़ी आंतों की प्रॉब्लम की वजह से भी वहाँ से गैस ऊपर जाती है। लेकिन ये वायु, पित्त और कफ आवृत्ति वाला होता है। तो ये जो दर्द हो रहा है ये किस दोष के वजह से है, इसको जानना जरूरी है। तो मुझे लगा सवाल बहुत अच्छा है, चलो जवाब वीडियो में ही बना करके दे देता हूँ। दूसरा सवाल है कि हम अपने पल्स से हम अपने ब्लड प्रेशर को कैसे चेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्या हम एग्जैक्टली निश्चित ब्लड प्रेशर के इस चीज़ को हम यहाँ से पता कर सकते हैं? तो दोस्तों बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको ये भी तरीका आज सिखाने जा रहा हूँ। तीसरा सवाल था कि जनाब क्या हम पल्स के माध्यम से स्टमक हो या छोटी बड़ी आंत हो या लीवर हो या गॉल ब्लैडर हो या ब्लैडर हो, कोई भी इस तरह के जो हमारे शरीर के अंदर के तमाम छोटे बड़े जो अंग है, क्या हम उनके बारे में भी जानकारी किसी भाई साहब ने काफ़ी दिन पहले दिया था। तो मुझे लगा कि चलो लगे हाथ में आप सभी को ये बहुत अच्छा सवाल था, तो मुझे लगा कि चलो एक वीडियो में इन तीनों का ही आंसर आपको दे देता हूँ। आप सभी को बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आज आपको बहुत अच्छा नाड़ी परीक्षण से रिलेटेड इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सबसे पहला सवाल कि सर सिर में वेदना, सिर बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा है, कफ, पित्त या वायु किससे है? तो हमारे सबसे पहले आप ये देखो, जहाँ ये सीखा वाला भाग है, यहाँ से आगे दर्द होती है तो कफ से, यहाँ से पीछे होती है वायु से, यहाँ से इधर कान की ओर होती है तो पित्त से। समझ लो, यहाँ दर्द है तो कफ शामक दवाई, पीछे दर्द है तो वायु शामक दवाई, और यहाँ से इधर कहीं दर्द होती है तो पित्त शामक दवाइयों की इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है, आपने देखे होंगे एक साइड में लोगों के, किसी किसी लेडीज़ों के सिर में दर्द होती है, एक साइड में होता है, बहुत ज़्यादा वेदना होती है, वो पित्त की वजह से होता है। फिर हम कहते हैं भैया आप ऐसा करो, कमल का जो दाने, जो कमल गट्टा है उसको ले लो और कमल गट्टे को रात में पानी में भिगो, दूसरे दिन सुबह उसको कूट पीस करके उसके लुगदी बना करके लगा लो, कुछ दिन तक में दर्द। क्योंकि कमल गट्टा जो है उसके बीज शीतल प्रकृति का है, क्योंकि ये पित्त के वजह से होता है। तो दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, तो आपको यहाँ से पता चलेगा भाई यहाँ दर्द हो रही है, सीधा आप कफ शामक काढ़ा बना करके पी लो, ये दर्द आपका, क्योंकि किसी कारण से दर्द हो रही है। बाजार से एलोपैथिक मेडिसिन खा लिया वो तो ठीक है, लेकिन जो कारण है वो तो जस का तस है। तो दर्द तो हो गया, कुछ दिन तक आप कफ शामक काढ़ा बना के जरूर पियो। पीछे दर्द हो रही है, इंस्टेंटली आप एलोपैथिक दवाई जरूर खाओ, लेकिन बाद में आप कुछ दिन तक काढ़ा बना के, वायु शामक काढ़ा बना के खाओ। एक तो ये हो गया। दूसरा सवाल किसी का था कि सर हम क्या ब्लड प्रेशर को यहाँ से देख सकते हैं कि नहीं अपने पल्स से? तो मैं आपको बता दूं कि ब्लड प्रेशर को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। देखो ये आपने अब मेरे जो वीडियो है, आप मेरे जाइए, देखो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ नाड़ी परीक्षण विधि लिखा हुआ है, उसमें क्लिक करिए, वहाँ पर 10वां भाग ढूंढिए नाड़ी परीक्षण का, उसको क्लिक करके 10-11 बार तक देख लो, आपके दिमाग में पूरा नोट करते हुए जाओ। बहुत अच्छी तरीके से मैंने नाड़ी परीक्षण की हर एक चीज़ को समझाने का प्रयास किया है। हालांकि बहुत लंबी चौड़ी कहानी है नाड़ी परीक्षण की, छोटी बहुत सारी बातें हैं। अब मैं आपको एक छोटे वीडियो बना करके सभी को मैं आपको एक एक करके सिखाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आइए जरा जानते हैं
कि हम ब्लड प्रेशर को कैसे अपने पल्स से देख सकते हैं। ये आपका जहाँ से हम अपने त्रिदोष को देखते हैं, कफ पित्त वायु, हमारे विविध प्रकार के नाड़ी परीक्षण हम करते हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, देखो हम अब यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशंस को चेक करना है। हमने हमारी ब्लड जो प्रेशर है वो कितनी है डिटेक्ट करना है। तो इसके लिए आपने पहले हमारे जो पल्स है उसके साइज को आपने 10वें नंबर के वीडियो को पूरा देख लो। उसके बाद वहाँ मैंने गति को कैसे देखना है उसको वहाँ पर बताया हुआ है। तो अब उसी गति को हमने यहाँ पर चेक करना है। कैसे करें, इसके रिदम को हमने यहाँ पर चेक करना है। रिदम और उसकी जो है उसकी फ्लो, ये दो चीज़ हमने यहाँ पर देखना है। तो आपने क्या करना है, ये जो रिंग फिंगर जो है इसको आपने एकदम आगे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद मिडिल और इंडेक्स फिंगर को यहाँ पल्स में बढ़िया सेट करिए और तुरंत इसको रिलीज कीजिए, इस रिंग फिंगर को। अब यहाँ पर ध्यान से जब आप देखेंगे तो यहाँ पे इसको जैसे ही मैं रिलीज करूँगा तो ब्लड का एक प्रकार का फ्लो यहाँ पर इस दोनों उंगली के नीचे कहीं पर भी आएगा। यहाँ पर हमने दो चीज देखना है, एक तो ब्लड की गति को, तरंग को देखना है कितनी तेजी से आ रहा है, और लगा लो कि 1 मिनट में कितनी तेजी से आया। पर हमने दो चीजें देखना है, एक तो हमने ब्लड की फ्लो को देखनी है, उसके बाद उसके रिदम को देखना है। ठीक है, कितनी तेजी से जा रहा है और कितनी पावर से जा रहा है, दो चीजें देखना है। अगर एकदम तेजी से चले, रुट करके टुक 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 करके चले, इसका मतलब ब्लड प्रेशर हाई है। ठीक है, ये और इसके फिर इसमें हमने अब देखा टुक 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 चल रहा है। इसके साथ हमने ये देखना है कि एक तो ऊपर कितना जोर से मार रहा है और कितने स्पीड से जा रहा है। बहुत स्पीड से जा रहा है, बहुत जोर से मार रहा है, इसका मतलब आपका ब्लड प्रेशर हाई है। जोर से भी नहीं मार रहा है, जोर से नहीं मार रहा है, धीमी धीमी लेकिन तेज गति से चल रहा है, इसका मतलब है ब्लड प्रेशर मीडियम है। ठीक है, और ऊपर जो है उसकी जो ऊपर जो मार रहा है, ऊपर आपके उंगली में तेज से नहीं मार रहा, बिल्कुल धीमी धीमी मार रहा है, बिल्कुल धीमी मार रहा है और गति भी बड़ा मंद है, इसका मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर लो है। इसको आपने यहाँ से देखना है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तीसरा सवाल था कि जनाब हम अपने पल्स से कैसे लीवर या हमारे स्टमक या हमारे छोटी बड़ी आंतें, इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी को, क्योंकि मान लीजिए कि किसी को फैटी लीवर है, फैटी लीवर का ही एक प्रॉब्लम है, तो वो कैसे पता करें फैटी लीवर है या नहीं है। डॉक्टर ने तो कह दिया, लेकिन हम पल्स से उसको क्या देख सकते। तो आइए जरा इसी चीज़ को हम आज आपको सिखाएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना, 10वें नंबर के मेरे उस वीडियो को कई बार देख लो। आपने राइट हैंड के, अब चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इसमें कोई वो नहीं है, अर्गन पल्स को हम लेफ्ट और राइट हैंड इस हिसाब से हमने यहाँ पर लीवर को देख रहे हैं। हम अपने राइट हैंड, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, राइट हैंड के मिडल फिंगर को चलाना है। मिडल फिंगर, पित्त वाला फिंगर, ठीक है जी। पित्त वाले फिंगर को हम डीपली अंदर लेके जाएंगे, जहां मैं 10वें नंबर के उस वीडियो में जन्म प्रकृति के बारे में मैं बता रहा था। ध्यान से सुनना जरा इसको, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर 3 चीज आपने देखना है डीपली, जन्म प्रकृति तक आपने मिडिल फिंगर को लेके जाना है। 3 चीज आपने यहाँ पर देखना है। यहाँ पर अगर आपको आपके मिडिल फिंगर के 3 भाग करिए, सेंटर में अगर वाइब्रेशन होता है तेजी से तो ये पित्त आवृत लीवर है। यहाँ पर अगर आपके वाइब्रेशन महसूस होती है तो ये आपका वायु आवृत लीवर है, और यहाँ पर महसूस होता है तो आपका कफ आवृत लीवर है। ये चीज आपने देखना है। यहाँ हमने ये भी देखना है कि हमारे मिडिल फिंगर के सुपरफिशियल, यानी कि आप 10वें नंबर के मेरे उस वीडियो देख करके पता चलेगा, 1 नंबर वाले सबसे ऊपर स्किन में
रखने से बहुत मंद, यानी आपका पित्त बहुत मंद है, आपका पित्त मंदचारी मंद गति में है, बहुत धीमी धीमी हो रहा है, तब ही आपने यहाँ पर डीपली अंदर जाना है जन्म प्रकृति के उस रेसों में, और वहाँ जाकर के यहाँ आपने देखना है। ये तभी होगा क्योंकि दोस्तों जब दोष कमज़ोर होगा तब वो रोग देगा। हालांकि दोष बहुत तीव्र होने पर भी रोग देता है, लेकिन अर्गन पल्स में हमने यही देखना है कि दोष विकृति में जहाँ जिस उंगली में हमें पल्स मंद गति में महसूस हो रहा था, तभी हम डीपली अंदर जाएंगे लीवर में और जाकर के वहाँ हम उसको डिटेक्ट करने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए अगर हमारे वहाँ पर मंद मंद गति से या तीव्र गति से कफ के इस भाग में अगर वाइब्रेशन हो रहा है, तो उस व्यक्ति को फैटी लीवर का प्रॉब्लम मानना चाहिए, यानी कि लीवर में कफ भरा हुआ है या कफ से लीवर दबा हुआ है, इसीलिए लीवर के अंदर का जो लीवर की जो गति है वो मंद है। समझ में आया? कफ के वजह से। तो फैटी लीवर कफ के ही वजह से होता है। दूसरा हेपेटाइटिस बी, ये भी कफ आवृत लीवर है। तो यहाँ से हेपेटाइटिस बी है तो आप डायरेक्टली अपने इस पल्स को उसी तरह से चेक करिए और उसके बाद उसका इलाज करिए। तो कफ शामक कुछ दवाई और आपके लीवर के लिए, जैसे आपके लिए पुनर्नवादि क्वाथ, मकोए का काढ़ा आदि जो लीवर के लिए बहुत उपयोगी है, उसके साथ साथ कुछ कफ शामक दवाइयों का भी आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ बमन वगैरह भी करा लीजिएगा, तो आपके लीवर से वह जो कफ है वो समन हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये आपका फैटी लीवर वहाँ ठीक हो जाएगा। फैटी लीवर के साथ साथ कफ आवृत जो लीवर है वो हाई कोलेस्ट्रॉल भी दे देता है। हाई कोलेस्ट्रॉल कफ आवृत लीवर का ही ये एक स्वरूप है या एक समस्या है। उसके साथ साथ दोस्तों मंद शुक्र की जो गति है वो बेहद मंद पड़ जाता है। शुक्र मंद से मुझे एक चीज और आपको बताने का मन करता है। आजकल दोस्तों बाजार में तरह तरह के मेडिसिन उपलब्ध है और वो आपको ये बताते हैं कि आपके पेनिस की साइज को बढ़ाता है। वो ये बताते हैं कि भाई क्रीम ऊपर लगाओ और छाले निकालो, पता नहीं पानी निकालो, अंदर पानी भरा होता है, तरह तरह की कहानियाँ सुनाते हैं। आपको बताते हैं कि भाई आपके तो बस पेनिस बहुत कमज़ोर है और इसीलिए सेक्सुअल आपका इच्छाएं पूर्ति नहीं हो रही है, सेक्स करने का मन आपको करता नहीं है, इसीलिए इस दवाई को खाओ। और उसके अंदर दोस्तों कच्चा संखिया, शुद्ध किया होता नहीं है, और संख्या दवाई होता है, उसके अंदर धतूरा, उसके अंदर भांग, जो शुक्र को वीर्यचन करने का काम करता है। एक टैबलेट खाया और बहुत सारे वीर्य निकाल दिया, उसके बाद कई समय तक आप फिर और पहले से ज़्यादा गर्त में चले जाएंगे। एक ऐसा नेगेटिव मार्केटिंग हो गया बाजार में, ये कभी समझ, क्योंकि आपको सच्चाई का पता है नहीं। एक्चुअली यह जो देखो साइज बढ़ाने की जो बात है वो तो भूल जाओ आप, क्योंकि आपकी जो प्रकृति है, आपके मम्मी पापा के जो वंशानुगत जो साइज है, शरीर है, जैसे अमेरिका या उस दिशा के जो लोग हैं, जो निगुरे लोग हैं, उनके शरीर का जो बनावट, शरीर का साइज, शायद आई थिंक पेनिस का साइज भी उसी हिसाब से बड़ा होगा। अब वो कहे कि भाई मैं इसको छोटा करूं तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि ये उनके जन्म प्रकृति है, ये उनके जन्मजात ये देन है, उनके वंशानुगत है। ऐसे ही जो चीन के वहाँ रहने वाले जो लोग हैं, उनके साइज आई थिंक, क्योंकि उनका शरीर छोटा है, नाटे कद वाले हैं, तो उनके पेनिस का साइज छोटा होगा। अब वो ये सोचे कि भाई मैं इसके साइज को बढ़ाऊं, तो ये तो मूर्खता है ना, और इसके सिवा और कुछ नहीं है। इसीलिए इस साइज के चक्कर में मत पड़ो। इसके अलावा दूसरे कि भाई मैं सेक्सुअल डिजायर पूरा नहीं हो रहा है, मेरे पेनिस स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो उसके लिए तरह तरह दवाई खाते। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके लीवर का ही एक नेगेटिव फंक्शन है। कफ आवृत लीवर के वजह से आपके मन मस्तिष्क थोड़ा विकृत अवस्था में, क्योंकि हमारे शरीर में जो सेल है ना वो लीवर ही तैयार करता है। सी सेल हो कोई भी, तरह तरह के सेल, तरह तरह के हार्मोन्स लीवर से ही उत्पादन होता है। तो एक तरह का ऐसा हार्मोन्स जो आपको यह सोचने के लिए मजबूर कर दे कि मेरे अंदर कमजोरी है, और एक्चुअली कमजोरी आपके पेनिस से नहीं है,
कमजोरी आपके वहाँ नीचे है ही नहीं, वहाँ उससे कोई लेना देना ही नहीं है। कुछ लोग एक बेहयात धात रोग के करके, जबकि धात जैसा कुछ है नहीं। आप जो साइंटिस्ट है, जो बड़े बड़े जो डॉक्टर है, उनको जाके पूछिए, स्पर्म का और यूरिन का निकलने का जो नाली है, जो रास्ता है, वो बेहद अलग अलग है। एक साथ यूरिन निकलेगा तो स्पर्म निकलेगा नहीं, स्पर्म निकलेगा ऐसे करके चाबी लग जाता है। यूरिन निकलते वक्त जो स्पर्म का जो गेट है वो बंद हो जाता है, स्पर्म जब निकलेगा तो यूरिन का गेट बंद हो जाता है। तो यहाँ तो इस तरह से है। तो फिर अगर कोई कहे भाई मैं यूरिन जब करता हूँ तो मेरा स्पर्म निकल जाता है, तो ये कैसा मान्य होगा? ये सभी जो चीज़ें हैं वो स्पर्म के निकलने का कोई यहाँ पर कारण बनता नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि आपके मन में एक नेगेटिव वहम है, तो मार्केटिंग इन्हीं चीज़ों के ऊपर बनती है, एक वहम के ऊपर। आप डरते हो तो उसी डर के ऊपर एक मार्केट है, एक बाजार तैयार हुआ है। और अनायास बेमतलब में कुछ मेडिसिन बाजार में बिकता है, आप उसको लेके चले जाते हो, उसको खा लेते हो, आपको आनंद लगता है, क्योंकि वो मेडिसिन आपके पेनिस में नहीं बल्कि आपके मस्तिष्क में जाके काम कर रहा होता है। अब मस्तिष्क आपके तामस आवृत होकर के, क्योंकि यहाँ पर लीवर के फंक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। तो हालांकि ये काफ़ी बहुत बड़ी बात है, सभी चीज़ें बातें बताना यहाँ पर इस वीडियो में संभव नहीं है। तो कुल मिलाकर के सेक्सुअल प्रॉब्लम आपके पेनिस का नहीं है, आपके मस्तिष्क का है। तो मेडिटेशन करके ध्यान, धारणा, भक्ति, उपासना या अन्य बहुत सारे विधि है जिससे आप अपने इंद्रियों को, आप अपने मन को, अपने बुद्धि, अपने इंद्रिय, अपनी आत्मा को शीतल और शांत करने का प्रयत्न करें। तो निश्चित आप एक दिन इस जो सेक्सुअल प्रॉब्लम से आप जरूर बाहर आएंगे। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है, जैसे तगर है, जैसे ब्राह्मी है, जो आपके मस्तिष्क की उस नेगेटिव थॉट को निकाल देता है। तो इस तरह की दवाइयाँ आप खाइए जो कि आपकी मेधा, आपके मस्तिष्क की उस कमजोरी को, उस सूखापन को ठीक करे। आप नित्य क्रिया के रूप में कुछ मेडिसिन खा सकते हैं, जैसे ब्राह्मी है। अगर आप पश्चिम बंगाल में रहते हो, अगर आप यूपी बिहार के साइड में रहते हो, तो ब्राह्मी उधर मिलता है, मंडुक पर्णी भी उधर मिलता है। ये दोनों ही मेदे रसायन है। अदरवाइज आप त्रिफला चूर्ण, उसके क्वाथ ले लीजिए, ब्रह्म रसायन वगैरह बाजार में मिलता ही है। लेकिन यह सभी दवाई हालांकि आपके शरीर के प्रकृति को देख करके होता है। तो कुल मिलाकर के कफ आवृत जो लीवर है वो आपको फैटी लीवर दे देता है, हेपेटाइटिस बी देता है, हाई कोलेस्ट्रॉल देता है, मंद शुक्र यानी सेक्स प्रॉब्लम दे देता है। अगर लीवर पित्त से आवृत है, यानी सेंटर में स्पाइक हो रही है, तो समझ लो कि लीवर में पित्त का कुछ प्रॉब्लम है। तो इसके वजह से आपको हेपेटाइटिस ए नजर आएगा। दूसरा जॉन्डिस, यह लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर लीवर में पित्त आवृत होने के वजह से या पित्त की कमजोरी की वजह से लीवर में पित्त अपना नेगेटिव प्रभाव दे रहा है, इसके वजह से आपको जॉन्डिस हो रही है। ठीक है। और तीसरी सबसे बड़ी समस्या लीवर में, अगर पित्त आवृत लीवर है तो मुख पाक बताया गया है, मुंह के अंदर दाने छाले वगैरह हो जाते हैं। तो यहाँ पर संशोधन और शोधन कर्म में लीवर को ठीक करने वाली बहुत सारे तमाम दवाइयों के साथ साथ हमें पित्त शामक औषधियों का भी प्रयोग करनी चाहिए। तो जाकर के आपका ये मुख पाक, बहुत सारे लोग ऊपर से क्रीम लगा लेते, तो ये बात बनेगी नहीं। ऐसे ही अगर वायु आवृत लीवर है तो आपको सोरायसिस, खुजली वगैरह होती है, लीवर सोरायसिस। हालांकि इसका एक्सप्लेन बहुत लंबा है, बहुत सारी लंबी बातें हैं। इस सोरायसिस के विषय में कभी हम बात करेंगे। लीवर से रिलेटेड जो सोरायसिस है उसकी क्या सिम्टम्स है हम कभी जिक्र कर लेंगे। लेकिन अभी मेरा कहने का मतलब है जो लीवर सोरायसिस है वो ये वायु के इस भाग में अगर यहाँ पर वाइब्रेशन होती है तो समझ लो कि ये लीवर सोरायसिस समझ लो। दूसरा है दोस्तों हेपेटाइटिस सी है। हेपेटाइटिस सी भी वात आवृत लीवर के वजह से ही होता है। और
दूसरा है आगे जाकर के वात आवृत लीवर। अब देखो यहाँ पर लीवर कैंसर के बारे में हम बता रहे हैं, हालांकि ये बहुत ही गहरी रिसर्च की विषय है। हमारे गुरुजन इन चीज़ों के बताया करते थे, उसे हम स्टडी करते रहते हैं, मनन करते रहते हैं, हम पल्स में इस चीज़ को ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। तो लगे हाथों हम ये सोचते हैं कि चलो आप भी इसको ढूंढो, हमारे साथ आप भी सहभागी हो जाओ, कितने आप इसको पकड़ पाते हो। तो ये एक साइंस है। लिवर कैंसर में वैसे तो यहाँ पर स्पाइक होगी, यहाँ पर मिडिल फिंगर के यहाँ पर स्पाइक होगी डीपली अंदर, लेकिन लीवर में दोस्तों 3 ही दोष जो ट्यूमर है उसमें वो कफ प्रधान समस्या है ट्यूमर, लेकिन कैंसर जो है वो कफ और वायु और पित्त इन तीनों का ही हालांकि कैंसर भी ज़्यादातर कफ प्रकृति या कफ समस्या प्रधान ही कैंसर भी है, लेकिन वहाँ पर क्योंकि आपके सेल डैमेज हो रहे और सेल को यहाँ पर कौन बना रहा है, वायु बना रहा है, इसीलिए ये सारे वायु के काम है। इसीलिए यहाँ पर लिवर कैंसर में वायु का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। लेकिन यहाँ पर लिवर कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, इसको चेक करने के लिए, इसको जानने के लिए हमें उंगली के 3 ही भाग में वाइब्रेशन आपको अलग अलग महसूस होगा, कहीं थोड़ा कम होगा, कहीं थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है, लिवर कैंसर में। तो दोस्तों ये मेरे एक मंद बुद्धि ने जितना अभी तक पकड़ करके रगड़ते हुए घसीटते हुए जिस नॉलेज को लेकर के आया, आपके सामने आपके साथ इसको शेयर करने के लिए मन बना चलो मैं शेयर करता रहता हूँ। तो इसको आप प्रयास कीजिए, प्रयत्न करिए और लगे रहिए, बने रहिए मेरे इस चैनल में। जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो ज़रूर आप उसको सुनिए और सुन करके कुछ नॉलेज प्राप्त करने का प्रयत्न करिए। एक पेशेंट मेरा आई थिंक यूपी से आज से 10-12 दिन पहले एक पेशेंट था, कहा कि जनाब मैं एपिलेप्सी से बहुत पीड़ित था और बहुत सारे ट्रीटमेंट मैंने किया, कुछ फ्रॉडी भी मिले, तरह तरह की दवाइयाँ दिया उन्होंने जो मेरे रोग से रिलेटेड ही नहीं था, समस्या कुछ और था लेकिन मेडिसिन कुछ और दे दिया। फिर थक के हार करके एक दिन मेरे मन में आया कि यार कुछ ऐसा क्यों ना करूं कि मैं भी आयुर्वेद को थोड़ा सा सीख लूं। उसने मुझे मैसेज में ये जैसे ही लिखा वैसे ही मुझे लगा यार इस आदमी से बात करता हूँ, इंटरेस्टिंग आदमी है ये, क्योंकि ये सही जगह में जा रहा है ये बंदा। एक्चुअली मैं भी तो यही चाहता हूँ, कोई पेशेंट मुझे अगर फ़ोन करके कहता है कि जनाब आप दवाई भेजो तो मुझे उतनी खुशी नहीं होती। अगर कोई पेशेंट मुझे ये कहता है कि जनाब आप मुझे सिखाइए, मैं सीखना चाहता हूँ, मेरे में ये प्रॉब्लम है, ये क्यों है मुझे बताइए और उसके हिसाब से आप मुझे इसके ट्रीटमेंट करने का तरीका सिखाइए। तो सिखाने के लिए मैं आपको हेल्प करूंगा कि आप में दिक्कत क्या है, किस वजह से है, उसका इलाज क्या हो सकता है, ठीक है। तो उसको आप सीखिए और अपना चीज़ खुद बनाइए। यार घर पे जब आप बनाओगे तो बहुत ध्यान से, मेहनत से, भक्ति से, विश्वास से, आयुर्वेद के ऊपर भरोसा करते हुए ये सब चीज़ें होंगे तो ज़रूर आपको उससे बेनिफिट होगा। तो उस आदमी ने कहा कि जनाब मैं जब बहुत ज़्यादा थका, करते करते मेरे जो सीजर अटैक कभी बंद ही नहीं हो रहा है, तो मैंने सुश्रुत संगीता और चरक संगीता हिंदी में लिखा हुआ अष्टांग हृदयम, ये 3 ग्रंथ लेकर के आया। अष्टांग हृदयम मैंने पीडीएफ में डाउनलोड किया, उससे पहले मुझे पता ही नहीं था पीडीएफ ऐसा कुछ है। तो 2 ग्रंथ मैंने मंगाया, 3 ग्रंथ को मैंने कम से कम 4-5 महीने लगा करके खुद ही मैंने पढ़ा, जो मेरे मतलब का था उसको मैंने नोट करके मैंने पढ़ा। तो मैं फिर उसके बाद जब मैंने यूट्यूब में वीडियो देखा, लोगों की बातें, वैद्यों के पास जब जाता, अब मुझे आकर के ये पता चलने लगा कि यार ये बंदा सही बोल रहा है या नहीं, ये बंदा मेरे लिए सही जानकारी दे रहा है या नहीं, ये वैद्य मेरे लिए योग्य है या नहीं, ये वैद्य वाकई में कुछ जानता है या नहीं। तो मैं कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है, हर किसी को आयुर्वेद सीखना चाहिए, हर किसी को आयुर्वेद जाननी चाहिए। कम से कम बहुत कुछ नहीं तो आप में जो समस्या है उस समस्या से संबंधित जो पॉइंट है कम से कम उसे तो आप जानो, ताकि आप हो सकता है कि पता नहीं भगवान आपको इतनी सद्बुद्धि दे कि अपने लिए ट्रीटमेंट आप खुद ढूंढ सके। नहीं तो किसी अच्छे वैद्यों के परामर्श लेकर के फिर वहाँ पर आप सब कुछ बनाने के लिए भी सीख जाओगे
खुद की आपके अंदर क्या हो रहा है वो भी आप सीख जाओगे। अब नाड़ी परीक्षण में सिखा रहा हूँ आपको, अपने पल्स चेक करने की तरीका भी आप वहाँ समझने में आसान होगा। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। अब मेरा एक कोलकाता का पेशेंट है, कहता है सर कोरोना की वजह से आपके पास आ नहीं पाता, लेकिन मैं आपसे ट्रीटमेंट चाहता हूँ। मैंने कहा भैया फिर कैसे करें ट्रीटमेंट, आप अंदर हो क्या चल रहा है मुझे कैसे पता चलेगा। मैंने कहा आप ऐसा करो कि मैं आपको एक नाड़ी परीक्षण का 10वां भाग भेज देता हूँ, उसको आप देख लो। कहता सर मैंने कई बार देखा मगर मेरे पल्लू पड़ता ही नहीं है। इसीलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि आपने कभी इसको जानने का समझने का प्रयत्न नहीं किया, इसकी जो बेसिक नॉलेज है वो आप में है नहीं। तो कम से कम प्रयास करो, क्योंकि आप में जो भयानक समस्या, चाहे एपिलेप्सी हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे जंडीस हो, चाहे सोराइसिस हो, चाहे ऑस्टियोपोरोसिस हो, कुछ भी है ये बहुत भयानक है। ये कभी आपके शरीर से तब तक नहीं छूटेगा जब तक आप खुद लगनशील होकर के इसके ऊपर काम नहीं करते। तो दोस्तों कोई भी जो समस्या इतनी भयानक नहीं है जितनी आज दिखाया जाता है या दिखता है। कोरोना इतना भयानक बिल्कुल भी नहीं है जितना मीडिया के माध्यम से प्रचार किया गया है। लेकिन जब हम उसको भयानक समझते, जब हम उसको बहुत बड़ा समझते, तो फिर वो हमारे लिए बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए कम से कम कुछ नहीं तो अपने मतलब, जैसे आपको मान लो बवासीर है तो सुश्रुत संहिता ले लीजिए, अष्टांग हृदयम ले लीजिए, चरक संहिता पीडीएफ में बहुत कुछ मिल जाता है, उसको ले लीजिए। और जहां पर अर्श यानी बवासीर से रिलेटेड कुछ बातें लिखा है उसको ध्यान से आप पढ़िए। वायु से कैसा बवासीर होता है, पित्त से कैसा बवासीर होता है, कफ से कैसे किस तरह का लक्षण होता है, रक्त बवासीर कैसा होता है, बवासीर के कितने लक्षण होते हैं, उसके कौन कौन से दवाई इसमें हानिकारक होते हैं, कौन कौन से दवाई इसमें प्रयोगनीय होते हैं, क्या क्या शरीर में लक्षण होते हैं। पढ़ते पढ़ते आपको खुद ही अंदाज हो जाएगा कि आपके शरीर में क्या चल रहा है, किस वजह से हुआ है, इसकी संप्राप्ति क्या है, मुझे किस तरह की ट्रीटमेंट चाहिए। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बताऊंगा सब कुछ आप सीखिए, पढ़िए, क्योंकि आप मास्टर नहीं हो। इसीलिए आप किसी अच्छे वैद्य के पास जाइए, जब वहां जाओगे तो उसकी सब बात हुबहू आपके दिमाग में आ जाएगा कि वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, क्योंकि सब कुछ पढ़ के आप जा रहे हो। दोस्तों बहुत बड़ा समस्या है, इतने सालों से आप उलझ रहे हो तो कम से कम 1 महीने तक पढ़ लो, उसको पढ़ने में क्या आपत्ति है। मैं तो अपने हर पेशेंट को यही बोलता हूँ कि आप चीज को पढ़ लो, चीजें मिल जाती है पुस्तकें। अष्टांग हृदयम, कौन कौन सा पुस्तक, अष्टांग हृदयम, और एक दूसरा ग्रंथ है जिसका नाम है सुश्रुत संहिता और चरक संहिता। एक मेघ विनोद के करके भी है जो आपको पीडीएफ में रनिंग कर रहा है अभी गूगल में। ये 3-4 पुस्तकें आप डाउनलोड करिए, उसके बाद आप उसका स्वाध्याय करिए, बहुत कुछ सीखोगे दोस्तों। दूसरों के इलाज क्यों, खुद के इलाज करने योग्य बन जाओ, उतनी काफी है ना। तो आज मुझे दे दीजिए विदा। जय श्री राम। यदि आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आने वाले समय में अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और मेरे नाड़ी परीक्षण के तमाम दूसरे बहुत सारी नॉलेज अगर आप चाहते हो, आयुर्वेद से रिलेटेड, ज्योतिष से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड, तमाम मेरे दिमाग में जो भी खुरापाती है सब कुछ आप अगर निकाल के सुनना चाहते हो, सीखना चाहते हो मेरे से, तो ज़रूर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है बेल आइकन को आप दबा करके ऑल में क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी कभी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाए। दूसरी बात, दूसरों को आप शेयर करिए। आप अगर किसी आयुर्वेदिक ग्रुप से जुड़े हुए हो तो वहाँ पर आप इसको वीडियो को आप वहाँ पर शेयर करिए, ताकि आप जैसे तमाम बहुत सारे लोग होंगे, या आप किसी बड़े ग्रुप के साथ जुड़े हो तो वहाँ पर भी आप इसको शेयर कर सकते, भला होगा आपका शायद हमारे भी, या आपके और मेरे से ज़्यादा शायद किसी और का। तो मैं अलग अलग रोगों के लिए एक विस्तृत जानकारी देने का निरंतर प्रयत्न करता रहता हूं दोस्तों। इसीलिए मुझे आज अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि मेरा नंबर आपको यूट्यूब के में बहुत सारे नंबर हर जगह मैंने डाला हुआ है। फ़ोन करने की अपेक्षा अगर आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी देखो मैं अभी उसी मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ। मैंने जो मोबाइल के जो सिम है उसको बंद किया हुआ है, ठीक है ना। अभी कहाँ आपका फ़ोन आएगा। कोई मेरे पास पेशेंट बैठा है, कोई ज्योतिष कुंडली दिखाने के लिए बैठा है, मैं कभी भोजन कर रहा हूँ, कभी दवाई बना रहा हूँ, कभी कहीं जा रहा हूँ, तो मेरे मोबाइल हमेशा या बंद रहता है या तो कुछ न कुछ उसमें मैं कर लेता हूँ, या कभी आपके फ़ोन उठा नहीं पाता। फिर आप कहोगे कि जनाब आप पंडित जी होकर के भी फ़ोन नहीं उठाते, हमारी बात नहीं सुनते, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप व्हाट्सएप में मैसेज करिए और मेरे जवाब का प्रतीक्षा करिए। हाँ जी,
क्योंकि ये ज़रूरी है, इसीलिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते, बहुत सारे लोग होते फ़ोन करने वाले, मैसेज करने वाले, तो एक एक करके जितना संभव हो सकता है मैं उतना प्रयास करता हूँ ना, मुझे थोड़ा समय तो दे दो आप लोग। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपसे चाहूँगा विदा। जय श्री राम।